नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट लेक्चर स्टडी कर रहे थे। आज गैसियस स्टेट का लेक्चर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 1 को रिवाइज करना चाहते हैं, जिससे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो देखिए भाई, लेक्चर 1 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑल द गैसेज ओबे सर्टेन लॉज, सारी गैसेज एक निश्चित नियम का अनुपालन करती हैं, ओबे करती हैं, और उस निश्चित नियम को, सर्टेन लॉ को हम लोग कहते हैं गैस लॉज। तो हम लोगों ने कई टाइप के गैस लॉज डिसाइड किया कि पढ़ना है। पहले नंबर पे बायल्स लॉ, दूसरे नंबर पे चार्ल्स लॉ, तीसरे नंबर पे गै-लुसाक लॉ और चौथे नंबर पे एवोगैड्रो लॉ। तो इन सारे लॉज को हम लोगों को पढ़ना है। तो पिछले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ, पिछले लेक्चर में हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा था, तो बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने ये कहा था कि किसी भी गैस के फिक्स्ड अमाउंट का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उस गैस का प्रेशर, उस पर हम प्रेशर बढ़ाएं तो गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अगर इसी को हम एलिब्रेट करें तो PV बराबर कांस्टेंट, जनरलाइज करें तो P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 दैट कांस्टेंट। इसी को लॉ के टर्म में हम लोगों ने लिखा था, ग्राफ प्लॉट किया था। और इसके बाद हम लोगों ने चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने ये बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हमने कहा था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो गैस एक्सपैंड करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसी को हम लोग एलिबोरेट करें तो हम लोगों ने पाया था V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन T3 डैश 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 कांस्टेंट। तो ये चार्ल्स लॉ था। लेकिन अगर इसी को हम लोगों ने लॉग ले लिया था तो हमारे पास जो फार्मूला लॉग V माइनस लॉग T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी हम चार्ल्स लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। कई ग्राफ्स आपके सामने थे, उसको भी हम लोगों को याद रखना होगा। कई बार नीट के एग्जाम में ग्राफ V और T के बीच में आए हुए हैं। आइसोबार, जिसको VT आइसोबार भी कहते हैं। लेकिन फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यह पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो गैस का जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई गैस है, उसका वॉल्यूम हमने माना कि V है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो दिए गए गैस का वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो 1/273 इंटू V करके इंक्रीज कर जाएगा। 1/273 टाइम्स जो इनिशियल ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम लोगों ने फाइनली इस टाइप से लिखा था, VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 273। मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इंटू 1 प्लस T अपॉन 273। आपने टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड गैस का बढ़ाया है। यह बहुत रिनाउड फार्मूला है। इसी फार्मूले को आपने कई तरीके से लिखा था। आपने कहा था कि VT के नीचे अपॉन डिनोमिनेटर में हम इसको ला सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 273 प्लस T अपॉन 273। तो ये देखिए, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं इस फार्मूले को, VT अपॉन V नॉट, VT अपॉन V नॉट मतलब ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 273। इसी पर एक न्यूमेरिकल, एक फार्मूला हम लोग डिसाइड करेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए भाई, और एक चीज़ और हम लोगों ने बताया था, डिस्कस किया था कि अगर केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर कोई डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। कहने का मतलब, हमारे पास एक फार्मूला था कि अगर हमको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273।
टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो चलिए एक क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं उसको। इसी फार्मूले पर है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी अपान 273। तो नोट करिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज, क्वेश्चन नोट करिए। फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज, PER परसेंटेज, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज, INCREASE, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, find out percentage increase in the volume of gas when temperature of gas is increased, temperature of gas is increased by, is raised by या increased by, is raised by 1 degree centigrade, 1 degree centigrade, say from, आप ये कह लीजिए say from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए भाई, 4 ऑप्शन है इसके। पहले नंबर पर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है 0.466%, बी नंबर पे 0.366% और सी नंबर पे 0.566% और डी नंबर पे 2.78%। तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन देखा जाए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस when temperature of gas is raised by 1 degree centigrade, say from 0 to 1 degree centigrade at constant pressure। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है गैस का। कोई एक गैस है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गैस भरी गई है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया तो इसका वॉल्यूम हम लोग मानेंगे कुछ। तो देखिए भाई इसका वॉल्यूम हमने माना कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे हम T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते थे तो VT कहते थे वॉल्यूम ना, वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जो फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आया उसको हम V1 मान ले रहे हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है उसको हम क्या मान ले रहे हैं, V। मतलब कि लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, क्या, VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान 273, यही होता है ना, क्यों भाई, बिल्कुल यही होता है। तो चलिए अब पहले मान लीजिए कि लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस, लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V, लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गैस T डिग्री सेंटीग्रेड पर, भाई चार्ल्स के अकॉर्डिंग अगर T डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर है और उसका वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, VT इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान 273। तो लेट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या किया गया, बढ़ाया गया ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, on increasing the temperature by 1 degree centigrade, 1 degree centigrade, by increasing the temperature by 1 degree centigrade। अब चलिए भाई नीचे लिखिए क्या, then according to Charles law, then
अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के अनुसार, CHARLES, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ द गैस, एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए भाई बताइए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर T डिग्री सेंटीग्रेड होता तो यहाँ VT लिखते, इज इक्वल टू क्या, V0, या V माना है आपने, यहाँ पे क्या माना है, V0 आपने नहीं माना है, आपने V माना है, तो V प्लस 1/273 इंटू V, यही तो होता है ना भाई। अगर T डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते तो यहाँ T करते, लेकिन हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो इसलिए 1/273 इंटू V। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए V है, ये भी V है, 1/273, तो ये 273 इंटू V, तिरिया गुणा कर लीजिए, 273V प्लस V अपान 273 इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए, 274V अपान 273 V1, इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए भाई, इनिशियल वॉल्यूम आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना था, V, और जब आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम कितना हो गया, V1, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 274 अपान V अपान 273। अगर आपसे कोई कहे कि कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो आप क्या कहेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यही कहेंगे ना, कि इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कैसे निकालेंगे भाई, इंक्रीज इन वॉल्यूम, INCREASE, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा V, डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो चलिए डेल्टा V इज इक्वल टू, बताइए भाई, फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम 274V अपान 273, 274 अपान 273 माइनस V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू, बताइए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 274 ऊपर है, V माइनस 273V अपान 273, भाई 273 का इधर तिर्यक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो ये 274 में से 273 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू 274 273 तो 1, तो V अपान 273, ये हुआ इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये इंक्रीज इन वॉल्यूम हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैस, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो अब हम लोग परसेंटेज इंक्रीज निकाल लें, कैसे निकलेगा परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज ऐसे निकलेगा कि V अपान 1 अपान इंटू 1 अपान 273 इंटू V, तो निकली परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, यहां मैं इरेज कर देता हूं, परसेंटेज इंक्रीज, यहां भी आप लिख सकते हैं, अभी जगह है, तो परसेंटेज इंक्रीज INCREA, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो देखिए भाई, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम V अपान 273 अपान क्या, V, यही है ना। अब इसको सॉल्व करिए, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 इज इक्वल टू V अपान 273 इंटू, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर x अपान y है, कहीं पर t है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x अपान y इंटू टी। अगर कहीं पर p अपान q है और यहीं पर x है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
P/Q इंटू एक्स, ठीक। तो V/273, V/273 और ये V है ना, तो ये V है इंटू क्या 100, इससे इसे क्या कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 0.366%, 0.366%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.366%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहला काम क्या है भाई? सबसे पहला काम यह है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने गैस का वॉल्यूम माना V। जब आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस है टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, वो V का 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैंने देखा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर V1 = V प्लस 1/273 इंटू V हो जाएगा। तो हमने क्या किया, V दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, तो ये 274 V/273 आया। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर V है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वैल्यू हो गई 274 V/273। अब हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 274/273 इंटू V माइनस V। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आई V/273। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा? V/273/V। तो V से V कैंसिल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.366%। तो भाई इस तरीके से आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, और चार्ल्स लॉ में आपने ये पाया कि किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड किया जाए, तो उसका जो फाइनल वॉल्यूम VT = V0 ब्रैकेट के अंदर 1 + T/273 होता है। उसी फार्मूले के बेसिस पर हम लोगों एक न्यूमेरिकल किए, और अब हम लोगों ने 2 लॉ पढ़ लिए। पहले नंबर पर फर्स्ट लॉ पढ़ा बॉयल्स लॉ, सेकेंड नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा चार्ल्स लॉ, और अब तीसरे नंबर पर है गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आए हैं। चूँकि गैसियस स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। टीचर का दायित्व तो है कि वो कोई भी चीज़ छोड़े ना, भले आप पढ़ के आए हों, लेकिन हमारा काम है इसको फिर से पढ़ाना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए गै-लुसाक लॉ, गै-लुसाक लॉ, GAY गे, LU गै-लुसाक, गै-लुसाक लॉ, गै-लुसाक लॉ। गै-लुसाक लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन देता है भाई? रिलेशन बिटवीन P एंड T, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन P एंड T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए भाई, गै-लुसाक लॉ, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइए इसकी स्टडी किया जाए। क्या है ये? गै-लुसाक ने ये कहा कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कहने का कि ये कोई आपके पास वेसल है, वेसल में गैस भरी गई है, ये गैस है, इसमें गैस भरी गई है, इसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम आपने फिक्स कर दिया, और आप नीचे से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बर्नर है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये बर्तन क्लोज वेजल है, ClOS, क्लोज्ड वेजल है। आप नीचे से लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या गैस फैलेगी? नहीं, वॉल्यूम तो आपने फिक्स कर दिया है। तो क्या करेगी? गैस के पार्टिकल के बीच में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये वॉल्स पर, ये दीवालों पर क्या करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दीवालों पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दीवालों पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं वो टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने में इंगेज हो जा रहा है। मतलब कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर गैस का बढ़ेगा। कब? जब वॉल्यूम फिक्स है। तो यही गै-लुसाक ने कहा था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। कैसे लिखा जाए? इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डबल का नाम लिखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर of a, at constant volume the pressure of a fixed, at constant volume the pressure of a fixed mass of a gas, mass of a gas is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to temperature, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो चलें भाई, दैट इज करके हम लोग लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली, MATHEMATICALL, मैथमेटिकली। चलिए आइए ध्यान दिया जाए, क्या कहा था इन्होंने? मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक निश्चित आयतन पर। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया जाए, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि P बराबर KT, जहां पर K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको तो आप लोग इत्मीनान से बता सकते हैं भाई, P इज इक्वल टू KT। तो दोनों तरफ T से डिवाइड कर दें, तो यहां पर P अपान T से डिवाइड किए तो ये कैंसिल, तो क्या बचा? P अपान T, ये बचा P अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहानी है किसकी? गै-लुसाक की। और ये जो कहानी दिख रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको आप दूसरे पेन से लिख के सर्किल करके ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स बने, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यही छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं नीट में। P अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भाई इसको जनरलाइज कर दीजिए कि हमेशा गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर रेशियो बनाया जाए तो कांस्टेंट ही होगा। तो जनरलाइज कर दीजिए। तो इन जनरल इन जनरल बताइए, P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2। देखिए ऐसे दिया रहेगा कि इन निम्नलिखित में से चार ऑप्शन में से कौन गै-लुसाक लॉ है। तो P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2 इज इक्वल टू P3 अपान T3 डैश 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 इज इक्वल टू कांस्टेंट, CONSTANT। P1 P2 और P3, P1 P2 और P3, P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2 इज इक्वल टू P3 अपान T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई याद रखिएगा ये गै-लुसाक लॉ है, गै-लुसाक लॉ है। तो अगर कोई आपसे कहे गै-लुसाक लॉ, तो आप कह सकते हैं P अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप कह सकते हैं P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2 इज इक्वल टू P3 अपान T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप कह सकते हैं P अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो अब ग्राफ प्लॉट किया जाए कि कैसे ग्राफ आया था प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अगर ग्राफ प्लॉट किया था गै-लुसाक ने तो कैसे ग्राफ आया था? तो आप छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ, आप छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ, GRAPH, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए ग्राफ। उसी के नीचे आप कंटिन्यू करिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ GRAPH, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन P एंड T, ग्राफ बिटवीन P एंड T, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। यहाँ पर प्रेशर y एक्सिस पर प्रेशर लीजिए, इस एक्सिस पर टेम्परेचर ले लीजिए केल्विन में। तो आप देखेंगे कि ग्राफ जो V1 और V2 आता है यहाँ से लीजिए, ओरिजिन से पास करते हुए दो ग्राफ लीजिए, यहाँ डैश डैश डैश, फिर यहाँ से लीजिए और क्या ऐसे, ये V1
और ये क्या V2, तो यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन V1। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ, यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है। तो भाई ये कहानी थी गै-लुसाक की। बहुत आसान है, गै-लुसाक को इतना याद रखना है कि P इज डायरेक्टली, यहीं पर आप लिख भी सकते हैं, यहीं पर एक ब्रैकेट बना के P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T ना, एट कांस्टेंट वालों। जैसे फर्स्ट साइड में जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके सामने ये दिखे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। चलिए भाई, तो गै-लुसाक की कहानी हम लोगों ने पढ़ी। गै-लुसाक ने कहा था कि किसी भी गैस के फिक्स्ड अमाउंट का, अगर कोई भी गैस है उसका फिक्स्ड अमाउंट लें, फिक्स्ड वॉल्यूम लें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का प्रेशर बढ़ेगा, चूँकि वॉल्यूम आपने फिक्स कर लिया है। P बराबर KT या P अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको जनरलाइज कर देंगे तो P1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 अपान T2 इज इक्वल टू P3 अपान T3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जनरलाइज फॉर्म है किसका, गै-लुसाक का। और अगर log के टर्म में भी कहें तो हम लोग कह सकते हैं log P माइनस log T। तो नोट करके नीचे लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, एक फार्मूला उसी का और बना देते हैं, नोट करके लिखिए। सिंस वी नो दैट P अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोनों तरफ का log ले लीजिए। तो हमने log ले लिया भाई, log P अपान T इज इक्वल टू log कांस्टेंट, log कांस्टेंट। चले, log कांस्टेंट। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या था, log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n। यही होता है ना। अगर कहीं पर लिखा है log P अपान Q इज इक्वल टू log P माइनस log Q, यही फार्मूला है ना। तो यहां पर बताइए, सेम फार्मूला बता सकते हैं भाई। तो ये फार्मूला हुआ log P माइनस log T इज इक्वल टू, अरे भाई अगर कांस्टेंट का log ले तो वो भी कांस्टेंट, तो दैट इज द कांस्टेंट, दैट इज द कांस्टेंट। तो इसका मतलब log P माइनस log T इज इक्वल टू कांस्टेंट, log P माइनस log T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो भाई ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, 3 लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके। वी हैव डिस्कस्ड 3 लॉज, और एक चौथा लॉ जो बच रहा है वो इम्पॉर्टेंट लॉ है, आप लोग बहुत आसान है, पढ़े भी होंगे। उसका नाम है एवोगैड्रो लॉ, दैट इज द एवोगैड्रो लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग एवोगैड्रो लॉ, AVOGADR, एवोगैड्रो लॉज, एवोगैड्रो लॉज। नेक्स्ट एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एवोगैड्रो लॉज, AVO एवोगैड्रो लॉज, AVOGADROS, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ बताइए भाई। चलिए, जानते होंगे ना, अगर हम कई गैस लें, हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग स्टेट कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेंगे। हमारे पास एक गैस है, गैस 1, हमारे पास दूसरी गैस है गैस 2, हमारे पास तीसरी गैस है, इसको हमने कहा गैस 3। हमारे पास 3 गैसेस हैं, तीनों गैसेस को हमने अलग अलग वेसल में रख लिया है। ये गैस इसमें भरी गई है, इसमें भी गैस फिलअप की गई है, यहाँ भी गैस फिलअप की गई है। तो ये बताइए कि इसका मैंने माना कि इसका वॉल्यूम 2 लीटर हमने लिया, कितना लीटर, 2 लीटर। इसका भी इस गैस का हमने कितना आयतन लिया, कितना, 2 लीटर। और इसका भी हमने कितना लिया, लीटर, 2 लीटर। तो देखिए भाई, ऐसा पाया गया कि अगर कई गैसेस हैं
और सारी गैसेस का सेम वॉल्यूम लिया गया है, जैसे हमने 2 लीटर यहाँ लिया, हमने 2 लीटर यहाँ लिया, हमने 2 लीटर यहाँ लिया, तो ये कहते हैं कि अगर कई गैसेस के सेम वॉल्यूम लिए जाए तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं। मतलब यहाँ इन सब में मिला के देयर विल बी सेम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम, नंबर ऑफ moles of gases, number of moles of gases will be same, number of moles of gases will be same। तो क्या निष्कर्ष निकला भाई? इससे निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम कई गैसों के समान आयतन लें, अगर हम कई गैसेस के सेम वॉल्यूम लें तो में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। ध्यान रखिएगा, क्या सेम होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्वल वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो उसको वेरी ना करें। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर सेम देन द नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम। तो आप कैसे इसको स्टेट कर सकते हैं? आप ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसी चीज़ को हम लोगों को लिखना है डबल इंट कामा में कि इक्वल वॉल्यूम। देखिए भाई, यहाँ पर आपने वॉल्यूम सेम लिया था ना, यहाँ पर 2 लीटर, यहाँ 2 लीटर, यहाँ 2 लीटर, तो आपने वॉल्यूम सेम लिया है, तो सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स will also be, number of molecules will also be same, number of molecules will also be same। चलें भाई, डबल का हम लिखें, at constant temperature and pressure equal volume of all gases, equal volume of all gases at constant temperature and pressure, equal volume of all gases at constant temperature and pressure, equal volume of all gases at constant temperature and pressure contain equal number of molecules, contain equal number of molecules, contain equal number of molecules। तो भाई ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब क्या हुआ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, दैट इज मैथमेटिकली अगर वॉल्यूम सबका सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। मैथमेटिकली इनका कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो V इज इक्वल टू के एन, या V अपान N इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम इक्वल कर लें तो V1 अपान N1, इसको हम जनरलाइज कर लें V1 अपान N1 इज इक्वल टू V2 अपान N2 इज इक्वल टू, यहाँ पर N2 है, इज इक्वल टू V3 अपान N3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो भैया ये है एवोगैड्रो लॉ। V इज इक्वल टू के एन कहा जाए, या V अपान एन इज इक्वल टू कांस्टेंट कहा जाए, या इसको जनरलाइज कर दें V1 अपान N1 इज इक्वल टू V2 अपान N2 इज इक्वल टू V3 अपान N3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा ये एवोगैड्रो लॉ है, तो कभी भूलिएगा नहीं, बस इतना कहिएगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर कई गैसेस के सेम वॉल्यूम लिए जाएं तो उन गैसेस के मोल की संख्या सेम होगी या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे।
तो दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n या V इज इक्वल टू Kn, तो V अपॉन n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द एवोगैड्रो लॉ। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा कि सर अगर कई गैसेस के सेम वॉल्यूम लिए जाएं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स की संख्या सेम होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। तो चलिए भाई, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे, पढ़ेंगे, उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज द आदर्श गैस समीकरण। और ये करता क्या है? करता है आइडियल गैस इक्वेशन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बीच में कोरिलेशन देता है। भाई पीवी बराबर एनआरटी है ना, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में किसी भी गैस के कोरिलेशन देता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन, नई हेडिंग डाल दीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग IDEAL, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन, इसका नाम है आदर्श गैस समीकरण। करता क्या है भाई आदर्श गैस समीकरण? ये कोरिलेट करता है किसको किसको? प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो चलें भाई, आर्डर कोरिलेशन बिटवीन CORRE, कोरिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस। किसी भी गैस के प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन, कोरिलेशन होगा, उसको बताने वाला कौन है? उसको बताने वाला आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे निकलता, क्या है ये? आप लोग जानते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स लॉ और फिर चार्ल्स लॉ, तीनों को जोड़ दीजिए, फिर एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ, तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो लॉ बनेगा इसी के बराबर कर दीजिए। यही है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यही तो है भाई, यही तो आदर्श गैस समीकरण है ना, जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी। अभी देखिए हम लोग डिराइव कर लेंगे फट से। तो इसका मतलब कि बॉयल्स लॉ को एक बार पुनः याद किया जाए, चार्ल्स लॉ को एक बार दिमाग में फिर से सेट किया जाए, और इसको आप फटाफट उंगलियों पे बता देंगे। तो पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे बॉयल्स बताइए, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये किसके? एट, ये किसके? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलें भाई, चार्ल्स भैया क्या बताए थे? चार्ल्स, जैक चार्ल्स, इनका नाम था जैक चार्ल्स ना, जैक कालिस नहीं, जैक चार्ल्स। तो चलिए दूसरा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, CHARLES, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये कौन सा लॉ है? एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो का नियम है ये भाई। किसका नियम है? एवोगैड्रो का नियम। तो चलिए, ये बॉयल्स लॉ
ये चार्ल्स लॉ, ये एवोगैड्रो लॉ। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ तो सब लोगों को आता है ना, एडिंग, चलो भाई जोड़ दो फटाफट। एडिंग 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 को जोड़ दीजिए। तो इस साइड में भी v, चलो भाई v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखिए टी एन 1/p, तो चलो भाई टी एन, ये देखिए टी और एन 1/p, तो चलो ऐसे कर देते हैं 1/p है, फिर क्या t है, फिर क्या n है। तो चलो इसका मतलब हुआ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन अपान क्या p, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन अपान p। तो यहां पर करिए, इस p को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो pv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एन, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसका नाम है आर टी एन, या आर करके लिखिए, आर करके पीवी बराबर एन को पहले लिख लीजिए, इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। देखिए भाई कितना सुंदर इक्वेशन आया, और इसका नाम है आदर्श गैस समीकरण, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो गैस चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ का अनुपालन करती है, उसको ओबे करती है, वो गैस आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। पीवी बराबर एन आर टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और यही है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत पुरानी चीज़ है भाई, इसको आप लोग कई सालों से, मुद्दतों से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 9 से। पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। यहाँ पर बताइए कि आर क्या है, पीवी बराबर एन आर टी, मैं इसको रफ कर देता हूँ, जगह बन जाए हमारे पास। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ द गैस है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है केल्विन में। लेकिन यहाँ पर R क्या है, R को कहा जाता है गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है। इसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, या इसी को मोलर गैस कांस्टेंट कहा जाता है, नोट कर लीजिए। तो भाई हमारे पास आया PV बराबर nRT, वेयर PV बराबर nRT, वेयर R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेयर R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, मोलर गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन में से किसमें R की वैल्यू गलत है। 4 ऑप्शन देगा, 3 R की वैल्यू सही दिया जाएगा, और चौथा ऑप्शन गलत होगा, वही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो R की कई वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ R की 4 वैल्यूज़ हैं, उसको आपको याद रखना चाहिए। एक बार मुझसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि R की 4 वैल्यूज़ को आप लिख दीजिए। तो कहीं भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो वेयर R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, वेयर R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट, R इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर
गैस कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकल छोटी हेडिंग डाल दीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, NUMERIC, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। तो चलिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे 8.314 JK-1 मोल -1। सेकेंड नंबर पे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर K-1 मोल -1। तीसरे नंबर पर, और देखिए 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है ना, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इस जूल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, किसमें, अर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, 8.314 इंटू जूल को कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻7 अर्ग K-1 मोल -1। और चौथे नंबर पे बताइए भाई, 8.314 JK-1 मोल -1, 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर K-1 मोल -1, 8.314 10⁻7 अर्ग K-1 मोल -1। और जो चौथी वैल्यू है वो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कैलोरी में है, और उसका मान है, उसकी वैल्यू है 1.96, और कुछ किताब वाले इसको लिखते हैं 2 कैलोरी K-1 मोल -1, 2 कैलोरी K-1 मोल -1। तो भाई देखिए ये 4 वैल्यूज आपको याद रखना है, 8.314 JK-1 मोल -1, 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर K-1 मोल -1। हम इस जूल को कन्वर्ट कर दिए 10⁻7 में, 8.314 10⁻7 अर्ग K-1 मोल -1, 1.96 या यही नियरली इक्वल है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो चलिए आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ दूसरे स्वरूप भी हैं, अदर फॉर्म्स भी हैं। तो छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस समीकरण के दूसरे कुछ स्वरूप भी हैं, कुछ दूसरे रूप भी हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ, हेडिंग डालिए अदर फॉर्म्स ऑफ OTHER, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आदर्श गैस समीकरण के दूसरे स्वरूप भी कुछ हैं, उनको हम लोग डिस्कस करें। अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। Since we know that PV बराबर nRT, यही होता है ना, PV बराबर nRT, और n क्या है, मोल, वेयर n इज इक्वल टू मोल, नंबर ऑफ मोल्स, और मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए भाई इसको चेंज कर दिया जाए, PV बराबर, इसको लिख दिया जाए W, इसको लिख दिया जाए M, इसको R, इसको T, यही है ना। तो एक तो ये फार्मूला हो गया, PV बराबर W अपॉन MRT, वेयर W क्या है, W इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस,
मास ऑफ द गैस, और m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, वेयर W क्या है जी, W है मास ऑफ द गैस, m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसी में देखिए, इसी इक्वेशन में इस V को हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसके नीचे, तो हमारे पास फार्मूला P इज इक्वल टू W अपान V इंटू एम आर टी। अच्छा, डेंसिटी बराबर क्या होता है जी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये मास अपान वॉल्यूम। भाई ये क्या है, ये मास है और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो मास अपान वॉल्यूम ये क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, यही डेंसिटी कहलाती है ना। तो P इज इक्वल टू डी आर टी अपान क्या, m, P इज इक्वल टू डी आर टी अपान m, P इज इक्वल टू डी आर टी अपान m, वेयर D इज इक्वल टू, सर्किल करते जाइएगा, ये फार्मूले पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से आदर्श गैस समीकरण कौन है। ये फॉर्म देगा तब तो आप आसानी से कर लेंगे, ये फॉर्म देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मोल को चेंज करना होगा वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट में। इसके बाद अगर ये फार्मूला दे दिया तो भी मत घबराइएगा, क्यों, क्योंकि इस V को इसके नीचे ट्रांसफर करके और मास अपान वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है, डेंसिटी को D लिख दिया और डी आर टी अपान m, वेयर D is the density of gas, where D is the density of the gas, where D is the density of gas and not the vapor density। याद रखिएगा भाई, where D is the density, where D is the density, बच्चा गलती यही करता है, वो इसको वेपर डेंसिटी समझते हैं, and not the vapor density, and इसको रेड पेन से लिखिएगा, and not, इस एंड नॉट को रेड पेन से आप लिखिएगा, एंड नॉट वेपर, DENSITY, एंड नॉट वेपर डेंसिटी, ये वेपर डेंसिटी नहीं है। वेयर D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस एंड नॉट वेपर डेंसिटी। तो याद रखिएगा भाई इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसको कभी कंफ्यूज मत करिएगा। वेयर P इज इक्वल टू डी आर टी अपान m। और अब हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। अभी तक हम बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो तीनों लेते थे, लेकिन अब हम बॉयल्स लॉ लेंगे, चार्ल्स लॉ लेंगे और एक कंबाइंड गैस लॉ बनाएंगे, उसको कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ। देखिए अंतर देखिए तीनों में, एक आइडियल गैस निकला जब हमने तीनों को कंबाइन किया, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो को, लेकिन अगर हम बॉयल्स और चार्ल्स को ही कंबाइन करें, ऐड करें, तो जो गैस इक्वेशन आएगा उसको हम कहें कंबाइंड गैस लॉ या कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो नोट करके लिख लिया जाए, नोट करके लिखिए, NOT नोट, नोट करके लिखना है कि कंबाइनिंग द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। नोट में लिखिए कंबाइनिंग, COM, कंबाइनिंग बॉयल, कंबाइनिंग BOI, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, CHARLES, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करना है, कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बताएं भाई, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल के नियम के अनुसार बताएं।
तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए आगे चलिए, सेकेंड नंबर पे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू CHARLES, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स के नियम के अनुसार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। यही तो है, एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों को ऐड कर दीजिए भाई, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए 1/P है, 1/P, और यहाँ पर क्या है T है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। यहाँ देखिए अगर हम P को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या T, यही तो है। या इसी को क्या कर सकते हैं, PV/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें हम, इसके बाद इस इक्वेशन को यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही तो हुआ। अब इसको जनरलाइज कर दें, यही है PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही कंबाइंड गैस लॉ है, इसी को कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, इसी को कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ। तो ये क्या हुआ, अगर जनरलाइज करें, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो यही कंबाइंड गैस लॉ है, इसी को कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ। इसी को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ। तो भाई देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आया, हमने बॉयल्स लॉ V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चार्ल्स के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, 1/P ऐसे है T, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। हमने P को मल्टीप्लाई किया V से, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या यहीं से आप ऐसे भी लिख सकते हो PV इज इक्वल टू KT, आप ऐसे भी लिख सकते हो KT। अब यहाँ पर आप कर सकते हो PV/T इज इक्वल टू K कांस्टेंट, यही तो आपने लिखा है, देखिए PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपने इसको जनरलाइज कर दिया, तो यही कंबाइंड गैस लॉ हुआ। इस पर एक न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को, उसको हम लोग अगले टर्न पे करेंगे। लेकिन अपने इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम आज रिवाइज कर दें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए भाई, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था चार्ल्स लॉ के एप्लीकेशन से। हमने कहा था कि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी गैस के वॉल्यूम पर, अगर उसका फिक्स्ड अमाउंट लिया जाए तो चार्ल्स ने ये पाया कि अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो उसका जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब कि अगर कोई भी गैस है, इसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर V0 है, और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए या T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो जो इसका बढ़ा हुआ वॉल्यूम आएगा VT इज इक्वल टू वो V0 1 प्लस
T अपान 273, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान 273, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान 273, Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस T अपान 273। इसी पर एक एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया गेलुसाक का नियम। गेलुसाक ने क्या किया था, गेलुसाक ने प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखा था। इन्होंने बताया था कि P अपान T इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर एक ग्राफ हम लोगों ने प्लाट किया था, यहाँ पर प्रेशर था, यहाँ पर टेम्परेचर था। दो ग्राफ आए थे, ए V1 ए V2, यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन V1 था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इसका मतलब सबसे पहला लॉ आप लोगों ने पाया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान P बायल्स। सेकेंड नंबर पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स। थर्ड नंबर पे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास आएगा क्या, N T अपान P। और इसी को हम लोगों ने PV बराबर nRT लिख लिया था। यही आइडियल गैस इक्वेशन था, जहाँ पर R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहेंगे या मोलर गैस कांस्टेंट कहेंगे। इसकी न्यूमेरिकल 4 वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट यूनिट में होती हैं। पहले नंबर पे 8.314 JK-1 मोल -1, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग K-1 मोल -1, 1.96 या 2 कैलोरी K-1 मोल -1। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके बाद हमने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन के और तमाम स्वरूप हैं, और उस स्वरूप में, उस फॉर्म में हम लोगों ने पाया कि P इज इक्वल टू डी RT अपान क्या, M। P इज इक्वल टू डी RT अपान M। D डेंसिटी था, पेपर डेंसिटी नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंबाइंड गैस लॉ डिसाइड किया, कंबाइंड गैस लॉ को स्टडी किया। उसमें बायल्स और चार्ल्स दोनों को जोड़ा गया, तो जोड़ करके आया PV अपान T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको जनरलाइज कर लेंगे, P1 V1 अपान T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपान T2। तो भाई ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। नेक्स्ट टर्न पर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन करने के बाद ये जो आइडियल गैस इक्वेशन का डिफरेंट स्वरूप है, इसी पर एक एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन के बाद हम लोग शुरू करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे अगले टर्न पर पढ़ने पर आपको आसानी रहे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।